ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवह स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अंतरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरं ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय श्री ब्रह्मा जी। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत साधुवाद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मेरे 4 गुरु हैं और मैंने उन सबको आज अपनी तरफ से चरण वंदना की है। मेरे गुरुओं के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आचार्य राम शर्मा जी जिन्होंने उपनिषद लिखे हैं, आचार्य भास्कर जी जिससे मैंने वेद मंत्र सीखे हैं, राम सुखदास जी जिनकी गीता है, और पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी जिन्होंने वेदों का भाष्य लिखा है। तो आज हम इस वाले टॉपिक पे आते हैं। अमित जी, अविनाश जी, आपको बहुत साधुवाद कि एक ऑथर है। ये छोटी सी स्ट्रीम होगी, मैं बस इसमें ये बताना चाहती हूँ आपको कुछ चीजें कि सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक वुमन के बारे में। ये एक ऑथर है वॉर्सो की। आपको पहले मैं तस्वीर दिखा देती हूँ। ये भी इनकी तस्वीर है और एक और मैंने खोली थी ये इनकी पिक्चर है। एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी जब आप किसी कल्चर में जाते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो हमको एक सब्जेक्ट लेना होता था जिसका नाम जो कोई भी ऐसा होता था जो जिसमें कि आप साइंस का अगर कर रहे हैं तो साइंस वाला नहीं ले सकते, आपको किसी आर्ट्स या कॉमर्स में से लेना है। तो मैंने ऐसी मेरे पास मुझे बहुत लेट पता चला था, तो जिसमें ओपनिंग थी मैंने ले लिया फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी, एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के साथ साथ। तो मुझे पहली बार पता चला कि ये क्या चीजें हैं। तो जब हम किसी कल्चर में जाके उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते, बस चुपचाप ऑब्जर्व करके अपने सारे नोट्स बनाते हैं उनके हर बिहेवियर पर बहुत डिटेल में, उस जगह पे जाकर उनकी सभ्यता को बिना छेड़े और दूषित करे, यानी कि अपने सभ्यता की चीजें उसमें न डाल के उनकी ही सभ्यता की चीजों को हम जो है नोट्स बना के लिखते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। तो मैं वहां पर क्या बोलते हैं, मैंने ये सब्जेक्ट लिया था, तो मुझे पता चला एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं। तो जिसकी भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, प्रोफेसर है वॉर्सो यूनिवर्सिटी में, और ये माउंट आबू गई थी और इसने वहां पर स्टडी किया
और आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में 7 कार्डिनल सिंस, जैसे हमारे में षडरिपु बोलते हैं वो लोग अच्छा मैंने शेयर नहीं किया, सॉरी। हाँ, तो वो लोग जो है ना इसको वो बोलते हैं, ये है इनकी तस्वीर और इनका नाम है एग्नियस्का कोसियांस्का। अब हो सकता है मैंने गलत सा इसका प्रोनाउंसिएशन कर लिया हो। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एथनोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जेंडर, प्लेजर, वायलेंस, पावर ऑफ साइलेंस, टू सी द मूव्स, हिस्ट्री ऑफ पोलिश सेक्स एजुकेशन। इन्होंने बहुत सारी, अगर आप इनको सर्च करेंगे तो इनकी बहुत सारी बुक्स का आपको पता चलेंगी। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और ये माउंट आबू गई थी और वहां पर बहुत सारी ब्रह्म कुमारियों को इन्होंने जो है ना इंटरव्यू किया, ब्रह्म कुमारियों से इनकी बातचीत हुई, तो इन्होंने एक पेपर लिखा है। उस पेपर का जो है वो पेपर भी आपको दिखा देती हूँ। ये है वो पेपर जो उन्होंने दिया है। इसका जो है ना अपेंडिक्स वगैरह मुझे नहीं मिल सकता जब तक कि मैं लॉगिन ना करूं इनकी यूनिवर्सिटी में। और 7 कार्डिनल सिंस दैट इज द परफेक्ट क्राइम इन माउंट आबू, तो इसका रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा पूरा, कई पेजों का है ये। तो अपेंडिक्स मुझे नहीं मिला, पर अपेंडिक्स में सबूत हैं। वो तभी हो सकता है या तो मैं इस प्रोफेसर को लिख के मंगाऊं, और या फिर मैं इसकी यूनिवर्सिटी में किसी तरह, अगर या तो मैं स्टूडेंट होती या प्रोफेसर, तो मैं लॉग इन करके इसका पेपर के अपेंडिक्सेस देख सकती हूँ। तो इसने ब्रह्म कुमारियों से ही ये इंफॉर्मेशन निकाली है। और एंथ्रोपोलॉजी, मैंने जैसे बताया ना कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो चुपचाप जाके किसी कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, न उनमें अपना कोई योगदान नहीं देते और ना ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस वो ऑब्जर्व करके लिखते हैं। तो इसने जो है यहाँ पर पाया, तो आज हम उसके 7 कार्डिनल सिंस में से पहला जो क्राइम इसने लिखा है, माउंट आबू में बहुत सारे क्राइम होते हैं, इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपने पेपर में ये लिखा है और ये इसकी फाइंडिंग्स हैं। तो अब मैं आपको एक, पहली बात मैंने एंथ्रोपोलॉजी की बताई, दूसरी मैं बताती हूँ कि जो कोमा के पेशेंट्स होते हैं, तो कोमा क्या चीज होती है। कोमा एक ऐसी बेहोशी की हालत है जो बहुत समय तक लोगों को रह सकती है, और उसमें वो जागते नहीं है और उनको कोई भी पेनफुल स्टिमुली दो, लाइट साउंड दो, वो सब नहीं उनको फील होता है। वो जैसे आप उनको कोई चीज चुभा दें, कुछ करें, तो वो उस पर रिएक्शन नहीं शो करेंगे, लेकिन वो जीवित होते हैं। और जो है उनको मेडिकल केयर की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो निमोनिया या ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। और ये लोग जो है ना, इनके अंदर मतलब ये बेहोशी सी हालत होती है, तो ये मूव नहीं कर पाते हैं और ना ही बोलते हैं। और कई बार जो है वो नेचुरली ये कोमा में लोग चले जाते हैं, कई बार उनको कोमा में इंड्यूस किया जाता है एनेस्थीसिया देके। पर जो भी है, आपको पता है कि ये लोग पेशेंट्स जो कोमा में होते हैं वो जीवित होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि बहुत समय तक, तो कितने समय तक कोमा वाले पेशेंट्स को रखना चाहिए, अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैंने एक आर्टिकल, इसके कई मैंने आर्टिकल्स पढ़े, और स्पेशली ये कि क्या कोमा पेशेंट्स जो है वो लोगों मर जाने चाहिए। मैं आपको ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि पहला मैं टॉपिक इसका लूँ, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है और कोमा क्या चीज है। तो जो कोमा के ऊपर मैंने ये भी पढ़ा कि क्या उनको, चूंकि उनको मेडिकली इतना वो रखना पड़ेगा तो खर्चा तो आएगा ही, तो क्या इन लोगों को मार देना चाहिए, मतलब मर जाएंगे, या इनकी केयर करनी बंद कर दें। तो इसमें ये लिखा है किसी अरुणा शॉम्बर्ग का कि ये बेचारी निमोनिया से मर गई और इसका मतलब इसका रेप हुआ था, ये कोमा में चली गई थी। तो इसके बारे में पूरा दिया है, रूटीन कैसे क्या करना चाहिए, कौन से एक्ट्स पास हुए थे। और कई लोग सोचते हैं कि भाई हाँ इसमें तो खर्चा आएगा। ये इंग्लैंड का बता रहे हैं $90,000 सॉरी पाउंड्स पर ईयर का खर्चा आएगा। और कई लोग जो हैं वो डरते हैं कि भाई
मारने से कि अगर हम अपने पेशेंट को जो कोमा में है उसको अगर खाना इंजेक्ट करना बंद कर दें और उसको डिहाइड्रेट करके मार दें इस तरह से कि वो उसको खाना और पानी नहीं दिया जाएगा तो वो डिहाइड्रेशन और भूख से मर जाएंगे। तो कई लोग डरते हैं क्योंकि उनके अपने सगे संबंधी होते हैं। देखो सगा, अगर आपका कोई अपना बच्चा है, अपने घर का परिवार का कोई बंदा है, तो आप उसको जीवित रखोगे कितने समय तक। अच्छा, अब यहाँ पर अब ये दो बातें मैंने आपको बता दी, ये मैं बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं करने वाली, आधे घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहती है कि क्या बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ जो हिंदू सनातन धर्म में क्या ट्रेडिशन है कि जब कोई मर जाता है तो हम उसको जलाते हैं, ठीक है, तो हम उसको जलाते हैं सनातन धर्म के अनुसार। तो अब आप ये भी जानते होंगे कि एक ब्रह्म कुमारियों में एक बीके कुमार का दादी थी। बीके कुमार का एक्चुअली में वो प्रकाशमणि दादी थी। मैं 1 मिनट उसकी फोटो भी निकाल देती हूँ। बीके, उसका नाम बदल के जो है ना वो रख दिया था कुमार का। तो मैं आपके साथ इसकी फोटो भी शेयर करती हूँ। तो इसके बारे में ये कहा था, ये कोमा में चली गई थी। तो ये इसकी तस्वीर है, ये इसकी तस्वीर है। इसका नाम प्रकाशमणि था और इसका नाम बाद में चेंज करके दीदी कुमार का रख दिया था। तो कुमार का दादी थी ये, और एक्चुअली में ये थी प्रकाशमणि। तो ये क्या हुआ था इसके बारे में मैं बताती हूँ अभी 1 सेकेंड में। तो ये उस समय जो है ना ये वहां पे थी, ये जो वॉर्सो की जो यूनिवर्सिटी की है, ये अपनी पीएचडी कर रही थी। तो ये वहां पर एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑब्जर्व कर रही थी। तो ये अपने पेपर में लिखती है कि इस सब कुछ इसने जो है ब्रह्म कुमारियों से ही इंफॉर्मेशन ली है, ब्रह्म कुमारियों का ही लिखा है। इसने किसी से भी जो है वो अब अपना राय नहीं दी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो अपनी राय नहीं दे सकते किसी भी चीज में। तो जो भी इसने लिखा है या तो ब्रह्म कुमारी के मुंह से निकला हुआ है या उसने देखा है अपनी आंखों से। तो जो ये बताती है कि कुमारिका जो थी वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी ब्रह्म कुमारी की 1969 और 2007 में, और वो बहुत बीमार पड़ गई थी। और जब उसका वर्ल्ड परफॉर्मेंस का यानी 2000 से पहले की 7 से के अराउंड की बात है, ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, इसको हेमरेज हो गया था और ये कोमा में रही काफी समय। और इसके जो स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स हैं उन्होंने जो है ना बहुत सारी आजकल मेडिसिन में ना नई नई चीजें इजाद हो गई हैं, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं करने दी। इसके जो लोग थे उन्होंने इसको फॉलो नहीं करने दी, नई बीमारियां और उनका इलाज वगैरह। और कई जो आजकल क्या है कि कोमा में जब पेशेंट जाता है तो 50% पेशेंट जो कोमा के हैं ना वो कॉन्शियस होते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं। जो 50% पेशेंट्स, ऐसा माना गया है, अगर आप कोमा के ऊपर रिसर्च करेंगे कि 50% लोग अवेयर होते हैं, बस वो हिल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको सब कुछ दिखता है, समझता है। तो वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग्स के, अवेयर भी होते हैं। ये इस तरह का कोमा कि भाई एक तरह का पैरालिसिस जैसा हो गया, आप हिल नहीं सक रहे हैं लेकिन आपको नजर सब कुछ आ रहा है कॉन्शियस स्टेट में। तो ऐसी बहुत सारी आजकल मेडिसिन भी आ गई हैं, लेकिन जब ये कुमारिका बीमार पड़ी तो ये ब्रह्म कुमारियों ने इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा। और ऐसे तो बड़ी दीदी प्रकाशमणि करते थे, पर जब वो बेचारी को हेमरेज हो गया, अब ये भी नहीं पता कि हेमरेज कैसे हो गया इसको, और अचानक से तो नहीं हो जाता, खैर उसका कोई भी इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। और जो है वो कोई भी नई तरह की मेडिसिन इसको नहीं दी। और पर्सनल टेस्टिमोनीज भी इसने अपेंडिक्स ए और बी में लगाई हैं, जो कि मैं नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन इसने लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये एकदम ब्रह्म कुमारियों के शब्द हैं कि मुझे नहीं मैं कभी भूल नहीं सकती उस दिन को
जब पता चला कि मेरे अंदर क्या गलती है, जैसे मेरा ये दूसरा बर्थ है डॉट डॉट डॉट, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी दोस्तों से बात करना चाहती हूँ कंप्यूटर पे, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, और अब लोगों को चूंकि पता चल गया है कि मैं मरी हुई नहीं हूँ, ये उसके शब्द हैं। और अपेंडिक्स ए में इसने टेस्टिमोनी लगाई है बीके कुमारिका के स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स की, जिन्होंने कि मॉडर्न कोई भी दवाइयां उसको नहीं दी। और जब ये उनको पता चला कि ये जीवित है, ये पूरी कोमा में नहीं थी, वो कॉन्शियस थी, और उसका स्टेटमेंट अटैच्ड है अपेंडिक्स ए में, और अपेंडिक्स बी में उसके जो फॉलोवर्स हैं और उसके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ाती थी, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि इसको कोई भी दवाई नहीं दी गई है जो आजकल के मॉडर्न मेडिसिन में दी जाती है। और ब्रह्म कुमारियों ने बीके कुमारिका जो कि कॉन्शियस थी उसको डेड मान के, और जो राजयोग करती थी लंबे समय से, उसको बिना चेक करवाए डॉक्टर के उसको जला दिया। और किसने ये काम किया? आपको क्या लगता है सबसे अगवा कौन थी इस जलाने की क्रिया में? दादी जानकी। ये दादी जानकी जो कृपलानी है, इसकी भी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, दादी जानकी की, जो आपको पता होगा। दादी जानकी कृपलानी ये एक्चुअली में वो है, क्या नाम है, कृपलानी जो लेखराज, जो इसका दादा लेखराज है, उसकी ये रिश्तेदार है। जैसे कि ये जयंती कृपलानी भी उसके रिश्तेदार है। यानी जब रिश्तेदारों की बात आती है, तब तो जयंती का जो बाप था उसने पैसा दिया था ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को, फिर बाद में वो थोड़ा गरीब हो गया तो इन लोगों ने उसका सारा पैसा लौटा दिया। और यहाँ तक कि जो गरीब गरीब अपार्टमेंट वाले जो रेंट नहीं दे सकते हैं, उन्होंने जो पैसा दिया उनका पैसा कभी नहीं दिया, पर इस जयंती का पैसा लौटा दिया। यानी कि यहाँ पर नेपोटिज्म है ब्रह्म कुमारियों में। खैर वो तो अलग बात है, मैं अभी आपको जानकी की भी तस्वीर दिखा देती हूँ। तो जानकी ने सबसे पहले जो है कुमारिका में आग लगवाई, ये है जानकी। और इस जानकी ने इस दादी प्रकाशमणि, जिसको दादी कुमारिका कहते हैं, इसका ब्रेन हेमरेज कैसे हुआ ये भी नहीं पता। और ये कोमा में थी पर ये कॉन्शियस थी। इसने स्टेटमेंट दिया अपना कि अब तो मुझे, चूंकि दुनिया को पता है कि मैं जीवित हूँ और मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो कंप्यूटर पे काम करना चाहती हूँ, लोगों से बातें करना चाहती हूँ, ये सब इसने वर्ड्स कहे। और इस जानकी ने इसको जलवा दिया जिंदा, इसको जिंदा जलवा दिया। और उसकी मदद किसने की? जानकी ने अकेले नहीं किया। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि किसने इसकी मदद करी उसको जलाने में। गुलजार ने। तो ये थी, इसने आग लगाई इसके शरीर में, और ये जो थी इसने इसकी मदद करी। यानी कि जानकी आग लगाने का काम इसका मास्टरमाइंड था, और गुलजार ने इसकी मदद करी और इस बेचारी को जिंदा जला दिया, कुमारिका को। यानी कि और इसने ये भी बोला कि भाई चलो उसको तो पीस मिल जाएगा, मतलब मर के तो लोगों को शांति मिल जाती है, तो ये इसने कहा। और ये भी बता दूं, गुलजार ने उसको असिस्ट किया। और ब्रह्म कुमारी कहती हैं कि भाई जो जीवित लोग हैं यही मरे हुए हैं, ये जीवितों को ही मरा हुआ मानती हैं। और राजयोग से कहती हैं कि जो है ये कहती हैं कि राजयोग से हम इनके ये इनक्रेडिबल सफरिंग लेकर आएंगे।
और इसको कहती हैं कि ये जो कष्ट हुआ इसको जीवित जलने का, तो इससे इसको सेल्फ रियलाइजेशन और लव और पीस जल्दी मिले। अब मेरे को ध्यान में आता है कि वो जो मदर टेरेसा थी, वो जो बीमार पड़े हुए लोगों को दवाइयां देना, जैसे मेरी माँ को जब कैंसर हुआ था तो उसको बहुत दर्द होता था और मेरे को एक इम्पोर्ट करनी पड़ती थी हमको एक दवाई, और जब अगर उसे ना दें तो उसको खूब दर्द होता था, इतना तेज असहनीय चीखती थी। तो अब आप ये देखो कि अगर किसी दर्द वाले पेशेंट को जो है क्या न, मुझे याद नहीं आ रही है उस दवाई का नाम, मैं हमेशा करती थी, पर जब मेरी माँ मर गई तो मैंने वो गरीबों को दे दी वो दवाई फ्री में, क्योंकि वो इम्पोर्ट करके आती थी, महंगी दवाई थी वो उसका नाम था एम से था शायद उसका नाम, मुझे याद आ जाएगा। पेन किल करने की बड़ी स्ट्रांग वो थी, उसके बाद में चेप भी आते थे जो मैं बॉडी पर चिपका देती थी। तो क्या बोलते हैं ये मदर टेरेसा ने उन लोगों की वो वाली दवाई ही बंद कर दी, और वो बेचारे पेशेंट्स जो हैं, और कहती है कि उनको जो कष्ट हो रहा है तो वो उतनी जल्दी जो है उनको सुख मिलेगा मरने के बाद, यानी कि किसी को खूब तड़पाओ तो तुमको जो है वो बाद में सुख मिलेगा मरने के बाद। तो ऐसा कह के इसने इसको जीवित जला दिया। अब मुझे आप बताइए, आप लोग बताइए कि क्या किसी कोमा के व्यक्ति जो कॉन्शियस है, कोमा में है पर वो कॉन्शियस है यानी वो जीवित है, क्या उसको जला देना चाहिए? ये आदमखोर, इसको आदमखोर या कितना बड़ा क्रूएल्टी मानेंगे इस बात को। एक जो जैनी लोग होते हैं वो तो अपने मुंह पे मास्क लगा के घूमते हैं कि कोई कीड़ा भी मर ना जाए। एक बार मैंने देखा कि कोई एक कीड़े को जला रहा था तो मेरी माँ ने उसको बहुत डांटा कि ऐसा कभी भी मत सोचना, चाहे कोई कितना भी वो ना हो, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और ये टेरेसा ने जो किया, कष्ट दिया इतने सारे लोगों को, पहले तो मैंने विश्वास ही नहीं किया जिसने मुझे सबूत भेजे, पर मैंने धीरे धीरे खुद इतना रिसर्च किया तो मेरे को इतना शौक लगा कि जिस टेरेसा को मैं इतना अच्छा समझती थी वो इस तरह की है। तो अब आप ये देखो कि ये इन्होंने जिंदा जला दिया बीके कुमार का, जिसको हेमरेज हो गया, और फिर इसके बाद जानकी ने उसको जलवा दिया गुलजार की मदद से। तो और फिर बाद में ये भी बोला, जब लोगों ने उसको बोला कि ये तो जिंदी है, तो ये भी बोला कि इससे इसको सेल्फ रियलाइजेशन लव और पीस मिलेगा। और जो है वो कॉन्शियस थी पहले, वो शायद बोल भी रही थी, उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं जो हूँ वो सब जान गए हैं कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो मैं अब कंप्यूटर पे काम करूंगी, मैं लोगों से बातचीत करूंगी, ये वो इस तरह का उसने स्टेटमेंट दिया था। इसने क्या नाम है दादी प्रकाशमणि जिसका नाम कुमार का है, उसने। हाँ, ये एक्चुअल फेस है बीके का। तो अब इसका पहला आज का मेरा यही टॉपिक था कि जलाकर मारना, जलाकर हत्या करना, ये हत्या ही है। उसी जीवित व्यक्ति को तुम जलाओ तो कितना कष्ट होगा उसको। लोग तो कहते हैं भाई, कोई बंदा मर गया तो कहते हैं भाई बेचारा शांति से गया, उस मुस्कुराते हुए गया। यहाँ पर तुम किसी को जला के मार रहे हो, कितना कष्ट होगा, बेचारा हिल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो इस अवस्था में नहीं है, वो वीक है, वो अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता है, वो कहीं भाग नहीं सकता, और तुम उसको जला दो। इतनी क्रूअल हैं ये लोग, इतने क्रूअल हैं। और ये सारी बातें जो हैं ये इससे प्रोफेसर जो है एग्नेस, इसने अपने उसमें लिखी हैं, और इसने जो है स्टेटमेंट्स, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये अपनी कोई भी बात कह के इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, इन लोगों को चुपचाप ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसने ये बात जो है अपने थीसिस में सारों के इंटरव्यू, जितने इसके स्टूडेंट फॉलोवर्स थे कुमारका के, उनके इंटरव्यूज वगैरह सारे अटैच्ड हैं उसमें। ये आप इस पे खोज कर सकते हैं।
इस पर आप खुद ही खोज कर सकते हैं। ये तो खैर मैंने वो देखा था एक कोमा का, लेकिन ये है इसका नाम एग्नियस्का कोज़्किएंका, और मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसका अगर पूरा जो इसका वो मिल जाए, इसकी पूरी थीसिस का अपेंडिक्स समेत सब मिल जाए, तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे। ये इसका नाम है ये प्रोफेसर का, और ये इसने वहाँ माउंट आबू में ऑब्जर्व किया है। बस मुझे यही बताना था। और इसका जो दूसरा पाप है, ये आज पहला पाप मैंने बताया है, जलाकर हत्या करना। कल हम इसका दूसरा पाप देखेंगे 8 बजे। जय श्री राम। हाँ, ये लोग इस्लामी हैं। इस्लामी लोग भी तो यही करते हैं। इस्लामी लोग भी क्रूर होते हैं।